तो तैयार हो जाइए प्राचीन भारत के 3 सबसे शक्तिशाली राजवंशों के बीच एक जबरदस्त मुकाबले के लिए। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये है एक अल्टीमेट रिवीजन गाइड जो हर्यंक, शिशुनाग और नंद वंश के बीच हुए सत्ता के असली खेल को उजागर करेगी। हम इन सभी राजवंशों को एक-एक करके देखेंगे, उनके पहले परिवारों से लेकर उनके शक्ति के सोर्स तक, और हाँ, अंत में एक फाइनल फैसला भी देंगे ताकि ये सारे जरूरी अंतर आसानी से याद रह सके। तो चलिए इस मुकाबले में गहराई से उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है मगध की नींव रखने वाले 3 बड़े खिलाड़ियों से, हर्यंक, शिशुनाग और नंद। यही वो राजवंश थे जिन्होंने उस साम्राज्य की नींव डाली जो आगे चलकर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना। इस टाइमलाइन से हमें एक साफ तस्वीर मिलती है कि कैसे सत्ता एक हाथ से दूसरे हाथ में गई। देखिए, हर्यंक वंश ने स्टेज सेट किया, लेकिन उनकी अंदरूनी कमजोरियों ने शिशुनागों के लिए दरवाजा खोल दिया। और फिर शिशुनागों ने नंदों के लिए जमीन तैयार की, जिन्होंने साम्राज्य को एक बिल्कुल ही नए लेवल पे पहुंचा दिया। चलिए अब आते हैं हमारे पहले बड़े कंपैरिजन पॉइंट पर, मिलिट्री पावर और इनोवेशन। क्योंकि आखिरकार कोई भी साम्राज्य अपनी फौज के दम पर ही तो बनता या बिगड़ता है ना? ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये हर्यंक वंश की चालाकी थी या फिर नंद वंश की विशालकाय सेना? आइए जरा देखते हैं कि इन दोनों की मिलिट्री स्ट्रैटेजी में जमीन आसमान का क्या फर्क था। हर्यंक वंश के अजातशत्रु सिर्फ सैनिकों की गिनती पर निर्भर नहीं थे। नहीं, वो इनोवेशन के बादशाह थे। उनके पास महाशिला कंटक जैसे हथियार थे। सोचिए, एक तरह का विशाल कैटapult जो बड़े बड़े पत्थर फेंकता था, और रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा लगी होती थी। ये उस जमाने के लिए क्रांतिकारी तकनीक थी जिसने उन्हें वैशाली पर जीत दिलाई, भले ही इसमें पूरे 16 साल लग गए। दूसरी ओर नंद वंश का फंडा बिल्कुल अलग था। उन्होंने तकनीक से ज्यादा ताकत पर, मतलब सैनिकों के विशाल संख्या पर फोकस किया। उनकी रणनीति सीधी थी, इतनी बड़ी सेना खड़ी कर दो कि दुश्मन लड़ने से पहले ही हिम्मत हार जाए। नंदों ने बड़े पैमाने पर युद्ध हाथियों को अपनी सेना में शामिल किया। जरा सोचिए, 6000 युद्ध हाथी! उस दौर में किसी भी दुश्मन को कुचलने के लिए ये एक अजेय शक्ति थी। ये सच में एक गेम चेंजर था। और सिर्फ हाथी ही नहीं, उनकी पैदल सेना भी जबरदस्त थी। 2 लाख सैनिकों की एक स्थायी सेना। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि उनके पास एक पेशेवर, फुल टाइम सेना को बनाए रखने की ताकत थी। और इसका मतलब था एक बेहद मजबूत अर्थव्यवस्था और प्रशासन। ठीक है, एक ताकतवर सेना तो जरूरी है, लेकिन एक साम्राज्य को एक मजबूत सेंटर की भी जरूरत होती है। तो अब जरा प्रशासन पर ध्यान देते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं राजधानी के रणनीतिक महत्व की जांच से। हर्यंकों ने शुरू में अपनी राजधानी गिरिव्रज को चुना, और ये एक शानदार रणनीतिक फैसला था। क्यों? क्योंकि ये शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, मतलब एक प्राकृतिक किला जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। लेकिन फिर उदयन ने राजधानी को पाटलिपुत्र शिफ्ट करने का फैसला किया। ये कदम सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक फायदे के लिए था। गंगा और सोन नदियों के संगम पर होने की वजह से पाटलिपुत्र ने नदी के व्यापार पर पूरा कंट्रोल कर लिया और साम्राज्य का नया केंद्र बन गया। यहाँ एक दिलचस्प बात और है। शिशुनाग वंश ने कुछ समय के लिए अपनी राजधानी वैशाली शिफ्ट कर दी थी, शायद अपने नए जीते हुए इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए। लेकिन वो भी जल्दी पाटलिपुत्र वापस लौट आए, जो इस शहर की स्थायी रणनीतिक और आर्थिक वैल्यू को और भी पक्का करता है। अब हम आते हैं हर राजवंश की ताकत के असली सोर्स पर। आखिर वो अपनी योजनाओं को फंड कैसे करते थे और अपने इलाके को कंट्रोल कैसे करते थे? मगध की शक्ति का राज था आर्थिक आधिपत्य, मतलब जरूरी संसाधनों पर पूरा कंट्रोल। सोचे, लोहे के विशाल भंडार जिनसे हथियार और औजार बनते थे, और गंगा नदी पर कंट्रोल जो उस समय का मेन ट्रेड रूट था। इन पर जिसका कब्जा था, असली राजनीतिक और सैन्य शक्ति उसी के पास थी। और ये स्लाइड दोनों के बीच का फर्क बहुत अच्छे से दिखाती है। हर्यंकों ने बढ़िया प्रशासन और शादी ब्याह के जरिए बनाए गए गठबंधनों से अपनी शक्ति बढ़ाई। वहीं नंदों की शक्ति का इंजन था उनका खजाना और एक सख्त टैक्स सिस्टम, जिससे वो अपनी विशाल सेना का खर्च उठाते थे। चलिए अब सीधे शासकों पर ही फोकस करते हैं, उनकी लीडरशिप स्टाइल, उनके बड़े फैसलों और धार्मिक असर की तुलना करते हैं।
हर्यंक वंश की लीडरशिप में एक जबरदस्त विरोधाभास था। एक तरफ थे बिंबिसार, जिन्होंने गठबंधनों के जरिए राज्य बनाया, तो दूसरी तरफ थे उनके ही बेटे अजातशत्रु, जिन्होंने सिंहासन के लिए अपने पिता की ही हत्या कर दी। ये राजवंश के अंदर चल रहे संघर्षों को साफ दिखाता है। लीडरशिप का एक और पहलू था धर्म। दोनों राजवंशों ने बौद्ध धर्म के इतिहास में काफी अहम भूमिका निभाई। देखिए, अजातशत्रु ने बुद्ध के निधन के ठीक बाद पहली बौद्ध परिषद बुलाई, जबकि शिशुनाग वंश के कालाशोक ने दूसरी परिषद का आयोजन किया। ये उनके धार्मिक प्रभाव को भी दिखाता है। तो हम अपने विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। अब समय है कि इन सभी राजवंशों की खास बातों को एक आखिरी आसानी से याद रखने वाले फॉर्मेट में समेटा जाए। ये टेबल एक बेहतरीन सारांश है जो इन राजवंशों के मूल डीएनए को दिखाती है। हर्यंकों ने इनोवेशन और गठबंधनों से नींव रखी। शिशुनागों ने अवंती जैसे दुश्मनों पर रणनीतिक जीत हासिल करके साम्राज्य को बढ़ाया और कंट्रोल मजबूत किया। और नंदों ने उन्होंने विशाल सेना और एक सख्त टैक्स सिस्टम से जमा किए गए धन के दम पर शासन किया। हर किसी की अपनी एक अलग रणनीति थी जिसने मगध के विकास में योगदान दिया। और हम इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। मगध के इन संस्थापकों को देखने के बाद ये सोचना दिलचस्प है कि एक लंबे समय तक चलने वाला साम्राज्य असल में बनता किससे है। क्या ये पैसा है, मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, या फिर एक मजबूत प्रशासनिक नींव?